Okay, students, in this video we will pursue our points on key points of this chapter. हम बात कर रहे थे इंडस्ट्रियलाइजेशन की, इंडस्ट्रियलिज्म की। सो इंडस्ट्रियलिज्म के हवाले से जो एक कॉन्सेप्ट है वो तो आपने समझ लिया। बर्ट्रैंड रसल ये कहता है कि इंडस्ट्रियलिज्म को हमें इस तरह कबूल कर लेना चाहिए जैसे कि कंडीशन ऑफ सर्वाइवल। मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन के ख़िलाफ़ बात करना फजूल है और इसको छोड़ना बेकार है। वो कहता है कि हमें पता है कि इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, लेकिन अगर इसके फ़ायदों को देखा जाए और दुनिया के साथ चलने को देखा जाए तो हमें इसकी अहमियत को इग्नोर नहीं करना पड़ेगा। सो वी शुड एक्सेप्ट दिस एज अ कंडीशन ऑफ सर्वाइवल। देन वो एग्जाम्पल्स देता है कि वो कहता है कि इफ़ वी टॉक अबाउट द पावर ऑफ UK, USA एंड रशिया, सो इट इज़ बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ये लोग डेवलप हुए। उन्होंने इन एवरी फील्ड के अपने पंजों को मजबूत कर लिया है और वहाँ पर अपनी मोनोपोली कायम कर रही है। वो कहता है कि दैट वाज अ टाइम व्हेन इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज प्रेजेंटेड इन इंग्लैंड, सो देयर वर मैनी प्रोटेस्टेड। बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया गया था अगेंस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन एट दैट टाइम। एंड वो कहता है कि एक बुक का रेफरेंस देखिए कि एंड दैट प्रोटेस्ट वाज एक्सप्रेस्ड इन द बुक ऑफ कार्ले। द बुक नेम इज़ पास्ट एंड प्रेजेंट। कार्ले नामी एक राइटर ने पास्ट एंड प्रेजेंट के नाम से एक किताब लिखी है और उस किताब के अंदर उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन के ख़िलाफ़ होने वाले जो प्रोटेस्ट हुए थे, एहतजाजात हुए थे इंग्लैंड में, उसको बताया भी है। वो कहता है कि लेकिन इसके ख़िलाफ़ बात करना अब फजूल है। आगे वो कहता है कि इफ़ यू टॉक अबाउट गांधी, माना कि ही हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ हिज फॉलोअर्स, अपने फॉलोअर्स पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता था ये शख्स, लेकिन ही वॉज ऑल्सो अनेबल टू स्टॉप इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये भी इंडस्ट्रियलाइजेशन को रोक नहीं सका एंड ही वॉज अनेबल टू रिस्टोर द स्पिनिंग व्हील। स्पिनिंग व्हील की जो फिलॉसफी इन्होंने बेस कर रखी थी वो भी ये रिस्टोर नहीं कर सके, बहाल नहीं कर सके, उस पर अमल नहीं करवा सके लोगों से। ये स्पिनिंग व्हील की पॉलिसी क्या थी, क्या ये कॉन्सेप्ट था, अगर आप ये समझना चाहते हैं तो पेज नंबर 22 पर आप देखेंगे यहाँ पर कुछ पॉइंट्स इन्होंने यहाँ पर डिफ़ाइन किए हुए हैं। कुछ टर्म्स ऐसी आई हैं या कोई ऐसी बात जिसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। तो एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर वी कैन सी, यहाँ पर लिखने वाले ने इसकी वजाहत की है। वो कहता है कि गांधी मेड स्पिनिंग व्हील द सिंबल ऑफ हिज सोशल फिलॉसफी। अपनी सोशल फिलॉसफी का सिंबल बनाया था स्पिनिंग व्हील को गांधी जी ने। और ये क्या थी? द वर्चुअल बायकॉट ऑफ फॉरेन मेड गुड्स। बाहर की बनी हुई चीज़ों का बिल्कुल बायकॉट के उनको ख़रीदना नहीं है। एंड फॉस्टरिंग ऑफ डोमेस्टिक कॉटेज इंडस्ट्रीज़, और अपनी इंडिया की इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए उन्हीं की चीज़ें ख़रीदना। मतलब बाहर से आने वाली UK से आने वाली ब्रिटिश जो लेकर आ रहे थे अपने प्रोडक्ट्स, ताकि इंडिया की मार्केट को वो घिरा सकें और अपनी प्रोडक्ट्स ला सकें, तो उसके ख़िलाफ़ जो बात की गई थी वो स्पिनिंग व्हील में की गई थी, इस पॉलिसी में की गई थी, जो फिलॉसफी थी, सोशल फिलॉसफी थी कि हमें बाहर की बैरून मुल्क की चीज़ों को ख़रीदने के बजाय अपने मुल्क की चीज़ों को ख़रीदना चाहिए ताकि हमारा मुल्क डेवलप हो। वो कहता है कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की हम बात करते हैं तो गांधी वॉज अनेबल टू स्टॉप इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ही वॉज ऑल्सो अनेबल टू रीस्टोर स्पिनिंग व्हील। देन वो कनेक्ट करते थे अपनी इस गुफ्तगू को सिनिस्टर एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक टेक्निक से। मीन्स साइंस के बुरे काम जो जिसकी वजह से नुकसान हुआ है वो क्या? वो कहता है कि इफ़ यू टॉक अबाउट द सिनिस्टर एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक टेक्निक्स, मीन्स साइंटिफिक टेक्निक का जो गलत इस्तेमाल किया गया है, जो गलत तौर पर उसको अप्लाई किया गया, उसकी गलत एप्लीकेशन की गई, उनमें से एक ये कि वॉर ऑफ वेपन्स ईजाद किए गए जिसकी वजह से ख़ुद इंसानियत का नुकसान हुआ है। इसी तरह वो फिर आगे दुनिया के हालात पे गुफ्तगू करता है, जहाँ पर मैंने बात की थी रोल ऑफ एशिया की, और वो बात वहाँ पर हमने पूरी नहीं की थी। दैन वो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला पॉइंट बीच में आ गया था, तो हम उसको यहाँ पर कवर करते हैं, जो कि सीक्वेंस बुक में यही है। वो कहता है कि अगर करंट दौर की बात करें, उस दौर में जब वो ज़िंदा था उसने ये लिखा। वो कहता है कि इस दुनिया में 2 ब्लॉक्स बन गए, मतलब 2 ग्रुप बन चुके हैं। एक तरफ कुछ ममालिक का ग्रुप है, दूसरी तरफ कुछ ममालिक का ग्रुप है। वो कहता है कि और ये दोनों ही
फुल ऑफ हेट हैं, नफ़रतों से भरे हुए, दुश्मनी से भरे हुए हैं, और ये इनकी कंडीशन वॉर की तरफ लेके जा सकती है और थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकती है। वो कहता है कि ऐसी सिचुएशन में रोल ऑफ एशिया की अगर बात करें तो वो ये कहता है कि मैं ये समझता हूँ कि एशिया को एक थर्ड ब्लॉक बनाना चाहिए, ना वो फर्स्ट ब्लॉक में जाए ना सेकंड ब्लॉक में जाए, बल्कि वो एक तीसरा ग्रुप थर्ड ब्लॉक बना ले, ताकि वो थर्ड वर्ल्ड वॉर के होने वाले नुकसान से बच सके और ये पुरअमन ग्रुप हो जो कि ना फर्स्ट ग्रुप से लड़े ना सेकंड ग्रुप से लड़े। इसी तरह फिर वो इंडिपेंडेंस की जब बात करता है कि एशिया के लिए इंडिपेंडेंस ज़रूरी है और ये इसके लिए मुश्किल भी नहीं होगा अपनी इंडिपेंडेंस की हिफाजत करना, तो फिर वो यहाँ ये भी बताता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस अकॉर्डिंग टू माई व्यू। ही सेड दैट पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस एज वेल एज कल्चरल इंडिपेंडेंस इज़ द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आपको पॉलिटिकली आज़ादी मिली हुई है, बल्कि इसका मतलब ये कि कल्चर भी आपका आज़ाद हो, सिविलाइजेशन, कि आप किसी और के ग़ुलाम ना हो, आपका कल्चर महफूज हो। ऐसा ना हो कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन आपकी सिविलाइजेशन में मर्ज हो जाए। सो इंडिपेंडेंस का मतलब ये बताया उसने, कहा कि एशियन कल्चर शुड नॉट बी मर्ज्ड इन वेस्टर्न सिविलाइजेशन और इन अनदर सिविलाइजेशन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम इट्स सिविलाइजेशन। अब वो मॉडर्न कॉस्मोपॉलिटन की भी बात करता है। कॉस्मोपॉलिटन असल में वो टर्म है जो कि इंटरनेशनल कल्चर के लिए यूज़ की जाती है। इंटरनेशनल कल्चर मतलब एक ऐसा कल्चर जो किसी ख़ास मुल्क को रिप्रेजेंट ना करता हो, बल्कि इंटरनेशनल एक व्यू हमारे सामने रखता हो। वो कहता है कि अगर मॉडर्न कॉस्मोपॉलिटन की बात करें, मतलब मॉडर्न इंटरनेशनल कल्चर क्या है, तो वो कहता है कि ये बेस करता है साइंस पर और वो बेस करता है मशीनरी पर, कि अब ये चीज़ें एक मिलकर मॉडर्न कॉस्मोपॉलिटन की एक पिक्चर हमारे सामने पेश करती है। अगर मशीनी दौर आ जाता है और मशीन का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है, जैसा कि दौर इस तरफ जा रहा है, वो कहता है कि ज़िंदगी से इंसान की ज़िंदगी नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी, टॉलरेबल हो जाएगी, टॉलरेबल नहीं रहेगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पेज नंबर 21 पर, इफ़ ह्यूमन लाइफ इज़ टू बी टॉलरेबल, अगर इसको टॉलरेबल रहना है, सो इट इज़ नेसेसरी कि इट कुड नॉट बी होली मैकेनाइज्ड, कि वो मुकम्मल तौर पर मैकेनाइज्ड ना हो जाए। मुकम्मल तौर पर इंसान की ज़िंदगी में अगर मशीन आ जाएगी और सिर्फ वो मटेरियलिस्टिक हो जाएगा और नेचर से दूर हो जाएगा, तो ये भी उसके लिए नुकसानदेह होगा। सो वो कहता है कि ह्यूमन लाइफ के लिए ज़रूरी है कि इसमें जॉयज़ ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की खुशियाँ भी हों, आर्ट भी हो, पोइट्री भी हो, ये लाइफ जो है ये लव से भी कनेक्ट रहे, और म्यूज़िक, चूँकि हम इसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से यूँ नहीं देख रहे हैं क्योंकि ये राइटर इस्लामिक नहीं है। सो वो उसको म्यूज़िक, चूँकि वो लोग इसको रूह की ग़िज़ा समझते हैं, सो वो इन चीज़ों से कनेक्ट करता है। वो बोलता है कि भाई ये सारी चीज़ें कनेक्ट होंगी और ये पाई जाएंगी, और साइंस का होना भी इसमें शामिल होगा, लेकिन सिर्फ साइंस ही नहीं बल्कि ये चीज़ें भी होनी चाहिए। सो देन वी कैन से दैट ह्यूमन लाइफ इज़ कंप्लीट। अब इसके बारे में यहाँ तक हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया। देन एट द एंड ऑफ दिस लेसन वो मैसेज देना चाहता है एशिया को कि अब मैं इसको क्या करना चाहिए, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आई होप कि यू हैड गॉट अ क्लियर आइडिया अबाउट दिस चैप्टर। ये चैप्टर माना कि इम्पॉर्टेंट है और कुछ मुश्किल भी है, फ़िलासफ़िकल बातें भी आई हैं, तो मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि आप इसको बार बार सुने और ताकि क्लियरली आप उसकी एक पिक्चर अपने ज़हन में महफूज कर सकें। फॉर योर टाइम, थैंक यू वेरी मच।